नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडू घोसला में। मैं आपका एडू मित्र दोबारा से आपके सामने हाजिर हूँ एडुटेरिया की नई सीरीज लेके। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एडुटेरिया की नई मैगजीन आने वाली है जो 20 नवंबर को आने वाली थी। किसी कारणवश ये 25 नवंबर को आई है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है एक तरह से। 25 नवंबर को आई है तो इसमें 20 नवंबर तक का करंट अफेयर्स जो है वो कवर है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। G20 समिट वो भी इसमें कवर्ड है, यूएस इलेक्शन कवर्ड है। तो आइए हम इसको अब शुरू करते हैं। बीच में आपकी क्लासेस ब्रेक हो गई थी, ब्रेक पे चले गए थे हम क्योंकि नई मैगजीन आने वाली थी। फटाफट 100.com हमने किया था। इसमें फॉर्मेट थोड़ा चेंज है। पहले न्यूज़@365 है जिसमें पूरे साल की, विश्व और देश की महत्वपूर्ण खबरें हैं। बाद में इसमें फटाफट 100 आएगा। तो हम न्यूज़@365 से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन जो है, ये आपका, ये जो न्यूज़ कवर की गई है, सोर्स भी इन्होंने इस बार दिया है कि द इंडियन एक्सप्रेस से हमने न्यूज़ को कवर किया है। G20 शिखर सम्मेलन इस बार ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील, आप जान रहे हो कि G20 का पार्ट है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। यहाँ पे आधुनिक कला संग्रहालय है। आधुनिक कला संग्रहालय में ही इसको संपन्न किया गया था, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में। और ये 18 और 19 नवंबर 2024 को हुआ। G20 और 18-19 नवंबर, ये तो याद रखना ही है आपको। साथ में ये 19वां शिखर सम्मेलन था, ये याद रखना है। ब्राज़ील में ये पहली बार हुआ है, ये भी याद रखना है। और पहली बार फुल फ्लेज्ड G20 शिखर सम्मेलन हुआ है अफ्रीकन यूनियन के ऐड होने के बाद। आपको याद होगा अफ्रीकन यूनियन को पिछली बार 2023 में जब भारत में G20 हुआ था, भारत मंडपम बनाया गया था, ये आपका भारत मंडपम दिल्ली में है, यहाँ पे हुआ था, तब आपको एयू को, इसमें अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित किया गया था। ठीक है। इसकी जो थीम थी, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। मतलब मोटो इसका क्या था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। ठीक है। अब रियो दी जेनेरियो घोषणा पत्र, जिस कंट्री में, जिस सिटी में होता है, घोषणा पत्र का नाम हम वही दे देते हैं। मतलब एजेंडा जो होता है हम उसके नाम पे देते हैं, क्योंकि G20 एजेंडा बोलेंगे तो G20 एजेंडा, G20 सम्मेलन हर बार हो रहा है, हर बार के एजेंडा अलग अलग होते हैं। तो रियो दी जेनेरियो घोषणा पत्र, रियो दी जेनेरियो एजेंडा। इसके मेन 3 एजेंडास थे। पहला है सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर, सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई। इसमें क्या करना है हमें? अरबपति को, जो मिलेनियर्स बिलेनियर्स जो हैं, उन पे हम टैक्स लगाएंगे। ऊर्जा परिवर्तन के उपाय करेंगे, एनर्जी ट्रांसमिशन और ट्रांसफॉर्मेशन का उपाय करना है हमें। और वैश्विक शासन सुधार और जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के साथ साथ हम 2025 में जो COP30 होने वाला है उसका भी समर्थन करेंगे। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक संगठन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया गया है इसमें। ठीक है। सेकंड इसमें था एनर्जी ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। इसमें क्या था हमारा? सतत विकास, ऊर्जा ऊर्जा संक्रमण को हम बढ़ावा देंगे। ठीक है। उसके बाद था वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधार लाना, रिफॉर्म ऑन ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस। ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस में अगर सुधार नहीं आएगा तो एंड यूजर तक, मतलब पब्लिक तक जो है वो सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती है, करप्शन का शिकार होती हैं चीज़ें। तो सतत विकास में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। भारत का क्या रोल है G20 के दौरान? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर क्या किया? भारत का रोल हम देख रहे हैं। ठीक है। भारत का इसमें रोल रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर एक अक्षय ऊर्जा की साझेदारी, अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमने एक साझेदारी की बात करी है, शुरुआत करी है। इसका उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दो तरफा बायलैटरल निवेश। ठीक है। इसमें हम मिलकर करेंगे। और आने वाले समय में आपको पता है कि अक्षय ऊर्जा की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कोयला से ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला का भंडार कभी भी समाप्त हो सकता है, ये अक्षय ऊर्जा नहीं है। हम अगर सोलर और पवन की तरफ, मतलब विंड से अगर हम एनर्जी जनरेट करना शुरू करें, इसको बढ़ावा दें, तो न तो हमारे रिसोर्स खत्म होंगे और हमें ऊर्जा की, एनर्जी की कमी भी नहीं होगी। हमें अनलिमिटेड हम उसको जनरेट कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में, बट बाद में रिटर्न कितना ज़्यादा है ये आप खुद सोच सकते हैं। भारत और इटली ने संयुक्त रणनीति कार्य योजना 2025-29 का अनावरण भी किया है। 2025 से 29 तक हम मिल के किस तरीके से रणनीति पर काम करेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक्स रखे गए हैं। रक्षा पे काम करेंगे हम, डिफेंस में। उसके बाद फिर व्यापार पे काम करेंगे, ट्रेड में।
ऊर्जा में काम करेंगे। ऊर्जा अभी आपको हर जगह मिलेगा। ऊर्जा और पर्यावरण, ये दो चीज़ें जो हैं पूरे विश्व के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो रखी है। और अंतरिक्ष सहित प्रमुख अन्य क्षेत्रों में भी हम सहयोग को हमने रेखांकित किया है। और ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि भारत और चीन का विवाद आप सुन रहे होंगे। ये भारत और चीन के सीमा जो है वहाँ पर सैन्य बल की वापसी में प्रगति हुई है और दोनों देश ने जो है इस चीज़ को स्वीकार किया है। इसके बाद है G20 की स्थापना कब हुई थी, ये देख लेते हैं। G20 की स्थापना जो हुई थी वो 1999 में हुई थी, ठीक है। और ये कब किया गया था? एशियाई वित्त संकट के बाद इसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक मंच ये वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब 2007 का क्राइसिस आया, फाइनेंशियल क्राइसिस जो पूरे वर्ल्ड के लिए था क्राइसिस, तब से इसमें क्या हो गया, राज्य यानी देश की जो सरकार के प्रमुख हैं वो भी इसमें हिस्सा लेने लगे। भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2023 में EU अफ्रीकन यूनियन, अभी हमने बताया था अफ्रीकी संघ ने भारत की अध्यक्षता में 2023 में G20 की सदस्यता हासिल की, उसको स्वीकार किया गया। 2025 में इसकी अध्यक्षता जो है वो दक्षिण अफ्रीका करेगा, साउथ अफ्रीका। 2026 में USA करेगा इसकी अध्यक्षता, ठीक है। क्लियर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप मतलब जितने अच्छे तरीके से हो कर लें। इसके 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसको हमने रेखांकित भी किया है। ये सवाल भी आ सकता है आपका कि 2025 में जो है इसकी मेजबानी कौन करेगा और 2026 में कौन करेगा। तो 2025 में आपको याद रखना है 2025 में साउथ अफ्रीका और 2026 में USA को इसकी मेजबानी सौंपी गई है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव 2024। आपको पता होगा अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति वहाँ जो बाइडन ही है। इसका कारण ये है कि रिजल्ट तो आ चुका है, किंतु जो राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण और उनको जो ऑफिस सौंपा जाएगा वो 20 जनवरी को सौंपा जाएगा। तो 20 जनवरी 2025 से 4 साल के लिए उनका कार्यकाल होगा, 20 जनवरी 2029 तक। इसमें हम ये देखते हैं कि जो चुनाव हुआ है इसमें डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं और जो जेड वेंस हैं वो 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए हैं। यहाँ पर देखिए ये उपराष्ट्रपति बने हैं जेड वेंस, ये 50th वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ये 50th वाइस प्रेसिडेंट है। और इसका जो चुनाव हुआ है इसमें कमला हैरिस जी अपोजिशन से थी, डेमोक्रेटिक पार्टी से। और 132 साल के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप 132 साल में अगर देखा जाए तो दूसरा गैर लगातार मतलब नॉन कॉन्जिक्यूटिव कार्यकाल जीतने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो ये दूसरे हैं। 1892 में ये काम ग्रोवर क्लीवलैंड ने किया था, उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया है। ग्रोवर क्लीवलैंड पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है वो गैर लगातार में 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ये ग्रोवर क्लीवलैंड। और अपना इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका में निर्वाचित होने वाले सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति भी बने हैं। 78 ईयर्स इनकी एज है। इससे पहले जो भी राष्ट्रपति हुए हैं इससे कम एज के थे। पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सदस्य और लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड को ट्रंप ने प्रशासन में राष्ट्रपति खुफिया निदेशक के पद पर नियुक्त किया है, ठीक है। चुनाव विजेता, ये देखिए चुनाव विजेता जो है वो 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। चुनाव के विजेता कौन है? ये डोनाल्ड ट्रंप जी है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। एक चीज और समझ लें हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कि भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन USA में 4 साल के लिए चुने जाते हैं। और मैक्सिमम टेन्योर इंडिया में फिक्स नहीं है, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन USA में ये फिक्स है मैक्सिमम टेन्योर। USA में आप 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते और 10 साल से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया 5 चरण में किया जाता है। प्राइमरी और कॉकस, उसके बाद है राष्ट्रीय संवहन, चुनाव प्रचार, आम चुनाव, निर्वाचक मंडल। यहाँ निर्वाचक मंडल जो है वो फिर राष्ट्रपति को चुनता है, ठीक है। और उसके बाद हम अगर देखेंगे इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं। रिपब्लिकन पार्टी जिससे हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी जीते हैं उनको 50.4% वोट मिले हैं, ठीक है। 50.4% वोट मिले हैं रिपब्लिकन पार्टी को। और हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी को 48% वोट मिले हैं। 225 निर्वाचक मत प्राप्त हुए हैं इनको और 312 उनको हुए हैं।
तो 312 मत के साथ वो विजय घोषित हुए। यूएसए और इसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कुछ पात्रता दी गई है। एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? यूएसए का जन्मजात नागरिक होना चाहिए आपको, अगर नहीं है तो 14 वर्षों से आप यूएस के निवासी हो और उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अब जो बाइडेन जी जो हैं उनको पहले उम्मीदवार बनाया गया था डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, लेकिन जून में जो डिबेट्स हुई तो उनसे ये पता चल रहा था कि शायद उनकी हेल्थ इश्यूज हैं और एज होने की वजह से ये जिम्मेदारी वो नहीं निभा पा रहे हैं। तो उन्होंने इस पद से अपना नामांकन वापस ले लिया था जुलाई में, और 21 जुलाई को उन्होंने कमला हैरिस जी को प्रोजेक्ट किया था इस पद के लिए, और 5 अगस्त को फिर पार्टी ने वोट करके कमला हैरिस जी को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो कि पहले से उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है। अगली न्यूज हमारी है 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो 22 से 24 अक्टूबर के बीच हुआ। कहाँ पे? रूस के कजाना शहर में, रशिया में हुआ ये। ठीक है, रशिया में हुआ 22 से 24 अक्टूबर 2024, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये ब्रिक, पहले ब्रिक हुआ करता था, बाद में साउथ अफ्रीका इसमें ऐड हुआ, तब से ये ब्रिक्स हुआ है। न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना इसका जो है वो मोटो है। और कजान घोषणा पत्र, जैसे अभी हमने देखा था रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र, अब कजान घोषणा पत्र है क्योंकि ये कजान में हुआ है। व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए सीमा पार भुगतान, व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए सीमा पार भुगतान जो है वो स्थानीय मुद्रा में करने की बात की गई है। लोकल करेंसी में को हम बढ़ावा देंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, इससे आपका जो है ट्रेड कितना आसान हो जाएगा। फॉरेन करेंसी के कारण ट्रेड में थोड़ी बाधाएं आती है, आपको यूएस डॉलर परचेज करने पड़ते हैं, उसके बाद उससे भुगतान करना पड़ता है, फिर वो यूएस डॉलर को एक्सचेंज कराते हैं अपनी लोकल करेंसी में, तो एक्सचेंज रेट आते हैं, इससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो हम अगर लोकल करेंसी में इसको ट्रेड कर पाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज को भी मान्यता दी गई है। ब्रिक्स अनाज विनियम में और ब्रिक्स सीमा पार भुगतान प्रणाली की स्थापना की संभावना तलाशने के लिए समझौता हुआ है। ब्रिक्स के विस्तार के लिए 13 देशों को आमंत्रित किया गया है। ब्रिक्स में 5 देश हैं, 13 और देशों को आमंत्रित किया गया है। क्यूबा, बोलीविया, बेलारूस, टर्की, अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सारे देशों को न्योता दिया गया कि आप हमारे साथ जुड़िए और हम लोकल करेंसी में या अनाज विनिमय प्रणाली में हम आपस में ट्रेड करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस बनाने की भारत की पहल को भी मान्यता दी गई है। ये इंडिया ने प्रोजेक्ट किया था कि हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाएंगे, इसको भी इसमें मान्यता दी गई है। ब्रिक्स शब्द का आविष्कार किसने किया था? ब्रिक्स शब्द का आविष्कार ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में किया था। ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया था। एक्चुअली जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो हम अभी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ हैं, हमारे साथ बहुत सारे चैलेंजेस है। आपस में हम ट्रेड करेंगे, अगर फॉरेन करेंसी में करते हैं तो फॉरेन करेंसी कन्वर्जन 2 बार हमें करवानी पड़ती है। एक बार हम करवाएंगे, एक बार सामने वाला जो हमारे साथ ट्रेड कर रहा है वो करवाएगा। तो इन्हीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि इससे जुड़े हुए लोग जो हैं, ये इसमें कुछ कुछ मुद्दे आएंगे जो हम रखेंगे, उस पर हम अमल करेंगे और हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स जो है आपस में बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो देश की तरक्की में इसमें हेल्प मिलेगी। हम मिलकर तरक्की ज़्यादा कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक और एक 11 होते हैं, वही वाली चीज़ है कि अकेले कुछ नहीं कर सकते। जो भी हमारे साथ डेवलप होना चाह रहे हैं, सब मिलकर हम करेंगे तो और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वर्ष 2006 में इस समूह का ये जो अलायंस था, इसका पहला औपचारिक शिखर हुआ था, शिखर सम्मेलन, और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जो है वो शामिल हुआ था। ठीक है। ब्रिक्स का महत्व क्या है? वैश्विक जनसंख्या का लगभग 41% भागीदारी है। आप देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 5 कंट्री इसमें हैं और 41% की भागीदारी है, तो हमारा ट्रेड कितना ज़्यादा हम इसमें अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। जीडीपी का 24% हिस्सा है, जबकि इसमें यूएस, चाइना सब बाहर है। उसके बाद भी सॉरी, इसमें से यूएस बाहर है, उसके बावजूद भी 24% का जीडीपी का हिस्सा है, और वैश्विक व्यापार का 16% योगदान सिर्फ ब्रिक्स है। और जो अभी हमने 13 कंट्री को और इनवाइट किया, अगर ये भी हमारे साथ जुड़ती हैं तो और कितना बड़ा हिस्सा होगा। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर ट्रेड में लोकल करेंसी को यूज करती है तो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट की बात हो रही है। ड्राई पोर्ट आप समझ रहे होंगे, शुष्क बंदरगाह। शुष्क बंदरगाह क्यों कहा गया है? क्योंकि बंदरगाह जनरली पानी के पास होता है, समुद्र किनारे होता है, नदी के किनारे भी बनाया जाता है, लेकिन ये लैंड लॉक्ड है। ठीक है, लैंड बंदरगाह है ये, लैंड पोर्ट।
तो इनलैंड पोर्ट है, इसको क्यों बनाया गया है, क्या है? तो इसका उद्घाटन जो है नीतीश मिश्रा जी ने, जो उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने किया बिहटा में। ठीक है, बिहटा पटना के पास है, आपको पता होगा। बिहटा में इसका किया गया है। इसको शुष्क बंदरगाह कहते हैं, ड्राई पोर्ट। ठीक है, इस सुविधा का उद्देश्य क्या है? वेयर हाउसिंग और सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल के जरिए लॉजिस्टिक को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जैसे आप पोर्ट में कोई सामान आता है, वहाँ पे रखने की व्यवस्था और वेयर हाउस की कमी होती है, और हमें पता है कि कहाँ पे इसको भेजना है, किस क्षेत्र के लिए है ये। तो अगर हम यहाँ पे एक ड्राई पोर्ट बना देंगे तो वहाँ से सामान आके यहाँ रह सकता है। बिहार से जो पोर्ट पे जाना है सामान, इमीडिएट नहीं जाना है, उसको हम यहाँ वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे। जब भेजना है तब हम उसको पोर्ट में भेजेंगे। पहले ही दिन 90 कंटेनर की पहली खेप भेजी गई थी उद्घाटन के दिन। ये ट्रायल था एक तरह का। और ड्राई पोर्ट अथवा सूखा बंदरगाह को इनलैंड पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का कार्गो टर्मिनल है जो रोड और रेलवे के द्वारा बंदरगाहों से सीधा जुड़ा होता है। कार्गो टर्मिनल, इसमें हम सामान रखेंगे तो बट ऑब्वियसली कार्गो टर्मिनल ही है। और रेलवे के थ्रू और रोड के थ्रू यह विभिन्न बंदरगाहों से देश के जुड़ा हुआ रहेगा। विभिन्न जगहों के बंदरगाहों तक माल लाने और ले जाने के लिए ड्राई पोर्ट एक सेतु का काम करेगा, ये एक ब्रिज के रूप में काम करेगा। यह कंटेनर और अन्य सामान को अस्थायी रूप से रखा जाएगा यहाँ पे। अस्थायी होगा बट ऑब्वियस, क्योंकि अगर बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, जो भी नियर बाय जगह है, वहाँ से हमें गुजरात के पोर्ट से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो हम एक बार को यहाँ रख सकते हैं और बाद में हम गुजरात के पोर्ट तक भेज सकते हैं। वहाँ से कोई चीज़ आई है, इधर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम इस यहाँ पर लाकर कुछ दिन स्टोर कर सकते हैं और फिर रेलवे के थ्रू, रोड के थ्रू हम उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, है ना। बिहटा आईसीडी भारत प्रभार के प्रवेश में बंदरगाहों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। किस किस से जुड़ा हुआ है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हल्दिया से। पश्चिम बंगाल बहुत नज़दीक है वहाँ से, आपको पता ही होगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से, महाराष्ट्र के नियोवा सेवा से और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है और धीरे धीरे बाकी भी पोर्ट से इनको जोड़ा जाएगा। बिहार ड्राई पोर्ट को प्रिस्टिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी जो है इन्होंने डेवलप किया है, प्रिस्टिन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। और राज्य उद्योग विभाग, मतलब बिहार गवर्नमेंट का अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो डिपार्टमेंट है वो उद्योग विभाग। और ये सार्वजनिक निजी भागीदारी, जो ट्रिपल पी मॉडल आजकल हम काम कर रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, है ना, उस मोड पे इसको स्थापित किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको बोलते हैं हम, पीपीपी, है ना, पार्टनरशिप है। ठीक है, तो यही चीज़ है इसके लिए। और इसमें अब अगला टॉपिक जो, अगर इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि ये जो पोर्ट बनाया गया है इससे बिहार के उद्योग को कितना फ़ायदा होगा। बिहार में जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, हम देखते हैं कि डायरेक्टली हम उसको एक्सपोर्ट करने में हम क्षमता नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पे जो है कार्गो ट्रांसमिशन का बहुत ज़्यादा की बहुत ज़्यादा समस्या है। हम पोर्ट से नहीं जुड़े हुए हैं, पोर्ट काफ़ी दूर हैं। और डायरेक्ट अगर हम पोर्ट तक भेजते हैं, उस समय हमारा शिपमेंट जाना है नहीं जाना है, जब हम ऑर्डर ले लेंगे और जब डेट फिक्स कर लेंगे उस समय क्या पता हमें ट्रांसपोर्टेशन ना मिले। तो अगर हम इस चीज़ की सुविधा हमें मिलेगी इनलैंड पोर्ट की, तो हम यहाँ पे अपना माल पहले से स्टोर कर सकते हैं और जब ऑर्डर आया, जिस हिसाब से हमारी शिप की अरेंजमेंट हुई, उस हिसाब से हम यहाँ से फिर भेज सकते हैं। इससे पोर्ट्स का जो लोड है, पोर्ट्स में जो वेयर हाउस होते हैं उनका लोड भी कम होगा, है ना। अगला है हमारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसका निष्कर्ष, मुख्य निष्कर्ष क्या क्या है? विश्व भर में 1.1 अरब, ये आपको याद रखना है, 1.1 अरब से अधिक लोग तीव्र गरीबी में रह रहे हैं। 1.1 अरब लोग तीव्र गरीबी में, मतलब बहुत बुरे हाल में रह रहे हैं। गरीब आबादी आधे से अधिक, मतलब 584 मिलियन बच्चे हैं। ये बच्चे 18 वर्ष से कम की आयु के हैं, ये गरीब हैं। सर्वाधिक गरीबी वाला देश कौन है? भारत। अब देखिए, आपको लगेगा कि भारत से ज़्यादा गरीब देश हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। यहाँ नंबर की बात की गई है, 234 मिलियन लोग यहाँ पे भारत में गरीब हैं। 2 नंबर पे पाकिस्तान है, 93 मिलियन लोग जो हैं वो गरीब हैं। इथोपिया 86 मिलियन है, नाइजीरिया 74 मिलियन है, कांगो लोकतांत्रिक रिपब्लिक जो है वो 66 मिलियन है। इन 5 देशों में वैश्विक गरीबी की हिस्सेदारी 48.1% है। ये 5 देश मिलकर लगभग 50% की गरीबी को शेयर कर रहे हैं। तो इन देशों में गरीबी के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है।
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में जानते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई द्वारा विकसित किया गया। इसे पहली बार 2010 में जारी किया गया था, मतलब ये 14 साल हो गए इसको। वैश्विक एमपीआई तीन आयाम और 10 संकेतकों का उपयोग करता है। एमपीआई जो है वो 0 से 1 तक होता है। जितने ऊपर हम जाएंगे उच्चतर मान का मतलब उच्च गरीबी है कि ज़्यादा गरीबी है, मतलब ज़्यादा ऊपर होने का मतलब ज़्यादा अच्छा होना नहीं है, बुरा होना है। भारत का एमपीआई मूल्य क्या है? 0.015। ठीक है, भारत का एमपीआई मूल्य 0.015 है। अगला टॉपिक है हमारा जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी। इसका 16वां संस्करण हुआ। हाल ही में 21 अक्टूबर को से 1 नवंबर 2024 तक जैव विविधता का सम्मेलन का सीओपी 16 कोलंबिया में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? ये हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ आयोजित किया गया है। कोलंबिया में ये आयोजित किया गया सीओपी 16। अनुवांशिक संसाधनों और डिजिटल अनुक्रम सूचना डीएसआई का उपयोग, डीएसआई के उपयोग से होने वाले लाभ का निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारा करना सुनिश्चित करेगा ये। ठीक है, कि कैसे इसका बंटवारा करना है। और अपना ये है कि स्वदेशी समूह और स्थानीय समूह, स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के बीच में को शामिल करने के लिए एक अस्थायी सहायक निकाय की स्थापना की जाएगी। जैव विविधता पहल का समर्थन करने के लिए 2030 तक प्रतिवर्ष 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर सुरक्षित करने में सहायता के लिए नई संसाधन जुटाने की रणनीति विकसित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रबंधन किया जाएगा। ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम था। 1992 में जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पे सीबीडी की बात की गई थी, जैव विविधता सम्मेलन की। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। सचिवालय जो है इसका कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में है। सीबीडी को 196 देशों द्वारा अनुसमर्थित किया गया है। लगभग सारे ही देश इसको समर्थित कर रहे हैं। 196 देश जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। अमेरिका जो है वो एकमात्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश है जिसने इस अभिसमय की पुष्टि नहीं की है। सिर्फ यूएसए जो है जो इसकी पुष्टि अभी नहीं करता है। अगर हम संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश की बात करें, बाकी सारे संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश भी इसकी पुष्टि करते हैं। सीओपी 16 का मुख्य लक्ष्य क्या है? 30:30 लक्ष्यों को प्रगति से में तेजी लाना। ठीक है, बहुआयामी परियोजनाएं। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024, ये जो है बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ थी। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ? संघाई, इसका पूरा नाम है संघाई सहयोग संगठन, है ना? संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, इसका परिषद की 23वीं बैठक कब हुई? 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 2024, 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित की गई। पाकिस्तान में ये बैठक हुई। ठीक है, और शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व विदेश मंत्री गए थे यहाँ पे, एस जयशंकर जी। और एससीओ शिखर सम्मेलन जो है वो भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रहा है। ठीक है, हाल ही में यह आयोजन जो है 9 वर्षों में किसी भारतीय अधिकारी द्वारा पाकिस्तान की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। पिछले 9 वर्ष में किसी भी भारतीय उच्च स्तरीय यात्रा नहीं की गई थी कोई भी भारतीय अधिकारी द्वारा। 9 वर्षों में ये पहली, ये एक पॉजिटिव साइन है। क्या पता भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी इसका फर्क पड़े, है ना? एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी इंटरगवर्नमेंटल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में हुई थी, चीन में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी एससीओ है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, 15 जून 2001 को हुई थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया था। भारत और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुए? 2017 में। पहले एससीओ के पार्ट
नहीं थे भारत और पाकिस्तान। वर्तमान में एससीओ में 10 पूर्ण सदस्य हैं। 10 में से चीन तो होगा ही, क्योंकि इसको बनाया ही गया है चाइना में ही। चाइना है, रूस है, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। सबसे लेटेस्ट मेंबर जो है वो बेलारूस है, ये 2024 में सम्मिलित हुआ है। इसके पहले ईरान 2023 में सम्मिलित हुआ है। भारत और पाकिस्तान 2017 में सम्मिलित हुए थे। ठीक है। 2 अस्थायी निकाय हैं इसके, सचिवालय जो है वो बीजिंग में है। ठीक है। और ताशकंद में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आरटीएस की कार्यकारी समिति, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयास पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है। अब अगली जो न्यूज है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 5 नई भाषा को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। देखो, शेड्यूल 8 लैंग्वेज अलग होती है और ये शास्त्रीय भाषा अलग है, क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिक लैंग्वेज में 5 नई भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये भाषाएं हैं मराठी, जो कि आपको पता होगा महाराष्ट्र की भाषा है। पाली प्राकृत, यह बिहार और ईस्टर्न यूपी की भाषा है। असमिया असम की भाषा है। और बंगाली बंगाल की भाषा। इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय भाषाएं भारत की गहन और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक के रूप में काम करती है, जो प्रत्येक समुदाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मील का पत्थर का सार प्रस्तुत करती है। इसकी पृष्ठभूमि 2004 से शास्त्रीय भाषाओं के रूप में भाषाओं की एक नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया गया था। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लिए कुछ मानदंड हैं। ये मानदंड मतलब कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे कि आपको हम शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब और कैसे देंगे। इसमें है कि इसके लिए प्रारंभिक ग्रंथ अभिलिखित इतिहास की अत्यधिक प्राचीनता, जो अत्यधिक प्राचीनता कितनी होनी चाहिए, कम से कम 1000 वर्षों से ज़्यादा होनी चाहिए। प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए, जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना गया हो। साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, किसी अन्य भाषा से या समुदाय से उधार नहीं ली गई हो, इनकी मौलिक होनी चाहिए। शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद के रूपों या उसकी शाखाओं के बीच एक विसंगति भी हो सकती है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, ओडिसी है। मतलब इसमें आप आसानी से याद रख सकते हैं कि संस्कृत को तो आप क्लासिकल मानते ही हैं, संस्कृत है। उसके बाद साउथ की 4 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और एक ओडिसी भाषा, उड़ीसा की जो। और अभी फिर और 5 भाषाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं, तो अब 11 हो गई हैं। 5 भाषाएं जो नई सम्मिलित की गई हैं वो कौन सी है? अभी अभी हमने देखा था कि 5 शास्त्रीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। वो एक मराठी है जो महाराष्ट्र की है, ठीक है, महाराष्ट्र से है मराठी। और अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली पाली और प्राकृत, और पश्चिम बंगाल की बंगाली, असम की असमिया भाषा, असमीज। ठीक है। और इसमें हम शास्त्रीय भाषाओं को भी हमने देख लिया है। और अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा नेपाल, भारत और बांग्लादेश की त्रिपक्षीय समझौता। नेपाल, भारत और बांग्लादेश का ट्राइलेटरल एग्रीमेंट जो हुआ है उसके बारे में। ये आपको मैं मोटा मोटा एक बता देता हूँ कि नेपाल जो है वो बिजली पैदा करेगा और बांग्लादेश को देगा भारत के रूट से। ठीक है, इसको देखते हैं। हाल ही में नेपाल, भारत और बांग्लादेश सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ। नेपाल प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 नवंबर तक भारत के रास्ते बांग्लादेश को अपनी अतिरिक्त बिजली का निर्यात करे। भारत नेपाल से बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति करने की व्यवस्था करे। भारत को यह व्यवस्था करनी है। पहले चरण में नेपाल भारतीय भूभाग के रास्ते बांग्लादेश को 40 मेगावाट तक पनबिजली निर्यात करेगा। बिजली की प्रति यूनिट 6.4 सेंट तय की गई है। बिजली की कीमत प्रति यूनिट 6.4 सेंट जो है वो बांग्लादेश देगा किसको? नेपाल को, क्योंकि नेपाल उसको बिजली देगा और उसका रास्ता और व्यवस्था देना भारत का काम है, भारत के द्वारा ही जाएगा। बिजली के निर्यात से नेपाल को सालाना करीबन 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इनकम होगी। 9.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। यह दक्षिण एशिया में सीमा पार ऊर्जा सहयोग की दिशा में एक व्यापक गति को रेखांकित करता है। और हम अगर ये रास्ता प्रोवाइड करेंगे तो हमारे भी दोनों देशों के साथ संबंध मजबूत होंगे और व्यापार के रास्ते खुलेंगे। ठीक है। PSLV C-37 मिशन, ये आपने सुना होगा,
PSLV C-37 मिशन जो है एक ये ऊपरी चरण पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर गया है। ठीक है, इसरो के अनुसार, इसरो ने ये स्टेटमेंट दिए क्योंकि ये इसरो का ही मिशन है। 7 साल पहले 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला PSLV C-37 रॉकेट जो है वो ऊपरी चरण फिर से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया है। ऊपरी चरण जो उसका है, यह उपलब्धि अंतरिक्ष मलबे को कम करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है तथा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त करने का इसरो के लक्ष्य को समर्थन करता है। हमने अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम जो है वो मलबा मुक्त अंतरिक्ष बना देंगे। ठीक है, मुख्य बिंदु इसके क्या क्या हैं? इसरो का लक्ष्य है PSLV के ऊपरी चरणों के कक्षीय जीवन काल को घटाकर 5 वर्ष करना। इसरो के अनुसार उपग्रह को पहुंचाने के बाद ऊपरी चरण, जिसे PS4 के रूप में जाना जाता है, इसको लगभग 470 × 494 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ दिया गया था। इस कक्षा में छोड़ा गया था। समय के साथ इसकी कक्षीय ऊंचाई मुख्य रूप से वायुमंडलीय खिंचाव के कारण कम हो गई। वायुमंडलीय खिंचाव होता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पे ग्रेविटेशन है, तो इसी कारण से ये जो है अब इसकी ऊंचाई कम हो गई। PSLV C-37 जो है वो 2017 में लॉन्च किया गया था, जिसने एक बार में 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। ये उस समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था। 104 उपग्रहों में से 101 जो हैं वो विदेशी उपग्रह थे। हम दूसरे देश को भी अपना जो है लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। अगली कक्षा में हम देखेंगे चंद्र मिशन, जो 5वां चंद्र मिशन है, और आगे हम एडुटेरिया सीरीज को बढ़ाएंगे। एडू घोसला से जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अब क्लास को फास्ट ट्रैक करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।